ये जेल का नमक है, आज भी सप्लाई हो रहा है। अब मैं ज्यादा बोल दूंगा तो फिर वही बात है कि सब अलर्ट हो जाएंगे, तो आप उनको अलर्ट करना चाहते हैं तो बात नहीं अलग आप है। सच बताइए, तिहाड़ में करप्शन का नेक्सस काम कैसे करता है? जो पैसे ना ले उसके खिलाफ चुपचाप डाल दो कि जी ये पैसे मांग। जेल में बैठकर बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर अपना गैंग चला रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? फोन कैसे चलता है? फोन तो जैमर लगे हुए हैं ना तिहाड़ में। वो सिर्फ बाहर के लिए हैं। इवन मैंने लॉरेंस तक के पास से फोन पकड़े। लोगों को ये कह के रखना कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए जेल में, और ये रहा। पर ये ज्यादा तो दिन माइंड गेम हो गया ना, लॉरेंस तो आपके साथ भी खेल गया। फिर वही बात हुई तो दूसरी जेल में जाते ही दैट एक्सीडेंट पंजाब में हुआ। क्या हुआ? वैसे दुमुसा वाला? हाँ, अरे ये क्या हुआ था बताइए जरा सा। लॉरेंस हमेशा अपने साथ सुंदरकांड पूरा बड़ा सा पैक करके लाल कपड़े में वो हमेशा रखता है। सुबह 4 बजे उठेगा, कॉलगल बुलवाता तो लड़कियां आती थी, हीरोइन आते थे मिलने के। सुकेश के लिए लिटरली ऑफिसर्स लड़ते थे, मुझे इस जेल में पोस्टिंग दो या सुकेश की अब ट्रांसफर करो, बहुत टाइम हो गया, हमारी जेल में भेजो। ये कैसे वो जेल में कैसे मर्डर हो गया भाई अंकित गुजर का? एक ग्रुप था जिन्होंने उसको फिजिकली असॉल्ट किया। कौन ग्रुप था? ऑफिशियल ज्यादा थे भाई उसमें। आपकी बात से समझ में आ रहा है कि तिहाड़ जिले ऐसा लग रहा है पैसे का पूरा एकदम लॉटरी है। करोड़ ऐसा कितना है आता कि होगा? भाई 10 साहब, करोड़ 20 करोड़ बियॉन्ड तिहाड़ जेल की को स्वेलो करेगा और ले जाएगा, अंदर वॉमिट करेगा, निकाल के दे देगा। अरे ऐसे कैसे डाल के फिर वोमिट कर? मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि एक आदमी के चेस्ट में, पेट में 5 फोन। अच्छा, मतलब एक गैंगस्टर तिहाड़ जेल के जेलर का जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग देख रहा है। 2 नंबर जेल में था मुन्ना बजरंगी। मैं आपको दिखाऊं, ट्रेन में 10 किलोमीटर पहले तक से मेरे आदमी मिल जाएंगे आपको। कोई डर नहीं भाई, मैं डरता नहीं। धमकाता था मतलब? हाँ, साफ कहता था। जेल में एक आदमी है जो कि महीने के 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। 1 महीने में वो मैं अर्श से फर्श पे आ गया जब मैंने डिजायर्स पूरी नहीं की। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एशिया की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, उसके एडिशनल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। 34 सालों तक जेल की सलाखों की पहरेदारी की, जेल के हर राज को जाना। 1991 में इन्होंने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। इनका नाम है अजय भाटिया। अजय भाटिया सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार अरविंद ओझा जी, आज आपसे मिलने का सौभाग्य हो गया, और आपने आज फिर मेरा एक सोमवार बहुत अच्छा बना दिया कि इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, कहीं से ढूंढा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन अब चूंकि जेल की बात है और जेल बड़ा मुद्दा बना है इन दिनों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं सच बोल बोल के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जितना भी मैं फेस कर रहा हूँ नेक्सस के खिलाफ, क्योंकि एक बड़े जॉइंट के खिलाफ और एक बड़े नेक्सस, एक आदमी के लिए बोलना बड़ा आसान होता है, आप उसको 10 आदमियों के साथ दबा सकते हैं, मगर 10 आदमी जो पूरा एक नेक्सस बना के चल रहे हैं तिहाड़ में, आप पूरे उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं और आप सजा भी पा रहे हैं और झेल भी रहे हैं। क्या है नेक्सस तिहाड़ का? आप क्या सजा पा रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं, बताइए जरा। ओझा साहब, जब मैंने 91 में ज्वाइन किया ना, ऐसा नहीं था कि करप्शन तब नहीं थी, उससे पहले भी बहुत थी। किरण बेदी मैम तक ने आके 92 में उसको ठीक करने की कोशिश की, बहुत किया, मगर तब ना बड़े छोटे लेवल की थी। सिपाही सी, हेड कांस्टेबल की, वो जो करते थे वो बड़े अधिकारियों पे उतनी ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे किरण बेदी ने तो उनसे सबसे जो क्या काम करते थे कि दूध में पानी मिलाते थे, सब्जियां घर जाती थी, या जो भी था खराब सब्जियां आती थी, जैसा भी होता था, वटेवर में भी जो पीछे का एक 80 से 92 तक का दौर रहा वो उन्होंने किया। मगर और जो ऐसा भी नहीं कि ऑफिसर्स अभी नए आ रहे हैं, तब जो ऑफिसर्स आते थे वो थोड़ा ईमानदार ज़्यादा होते थे। दूसरा ये था कि उनका करप्शन को रोकने की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता था। शायद ये भी कारण था कि तिहाड़ में उस टाइम शायद भ्रष्टाचार उतने बड़े लेवल का नहीं था, तो उनको समझ भी नहीं। पर मैं इस बात को मानूंगा कि उनका इंटरेस्ट करप्शन पे कम, उसको रोकने पे ज़्यादा था।
मगर धीरे धीरे अभी पिछले 5 साल में 21 से ऑनवर्ड ये सारे का सारा फोकस शिफ्ट हो गया हायर अथॉरिटीज़ पे और नीचे वालों को मोहरा बना दिया गया, चलो जाओ काम करके लाओ। मतलब एक टाइम तो एक डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स तो ऐसे रह गए, मतलब 22-23 में 22 में तो हर शुक्रवार जैसे पिक्चर रिलीज होती है ऐसे हर शुक्रवार एक नई लिस्ट निकलती थी ट्रांसफ़र की। अच्छा। हाँ, कि बस जो वहाँ तक पहुँच गया, जो उसने डिमांड पूरी कर दी, तो हर शुक्रवार। और मज़े की बात उसमें यह भी रहता था कि आपने आज पैसे दे के ट्रांसफ़र कराई, 2 महीने बाद आपका फिर उसमें नया ट्रांसफ़र आ जाता था। क्यों कि और कई बार आदमी कहते थे सर कि मैं तो अभी आपसे आके मिला था, ये था वो था। ये हालत नहीं, करप्शन क्या, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का करप्शन की क्रिमिनल और जेल में सुविधा दिलाना, जिस भी तरीके से पैसे निकल सकते हो वैसे निकालो। बल्कि हालात ये आ गई कि सुकेश के टाइम से जो एक्सीडेंट का एक दौर शुरू हुआ, तिहाड़ ने बहुत बुरे हालात देखे। मतलब सुकेश के लिए लिटरली ऑफिसर्स लड़ते थे कि मुझे जेल में पोस्टिंग दो या सुकेश की अब ट्रांसफ़र करो, बहुत टाइम हो गया, हमारी जेल में भेजो। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि सुकेश चंद्रशेखर एक महाठग, जिसने जेल में बैठे बैठे एक उद्योगपति की वाइफ के साथ 400 करोड़ से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दे दिया। जैकलीन फर्नांडीज के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी और ईडी का केस फिर जैकलीन फर्नांडीज पर आया। आप उसी सुकेश की बात कवर स्टोरी कर रखी है इंडिया टुडे ने, मेरे पास वो कलेक्शन है। हाँ, तो सुकेश को लेकर क्या कहानी थी ये बताइए, कैसे सुकेश का बात ये हुई कि आप हैरान रहेंगे कि मैं उस टाइम हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग ब्रांच में था, तो खबरें तो सब पता चलती रहती थी। तो एक जेल से एक कैदी आया एंड सेज के सर आपको पता है कि एक नंबर जेल में एक आदमी है जो कि महीने के 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लिटरली खड़ा हो गया कि कौन बेवकूफ़ आदमी है भाई, 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहा है। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए, मतलब ये 20-21 की बात रही होगी, तो 1 करोड़ में तो सारा सिस्टम फ्लोट हो गया ना। ऊपर के सुपरटेंडेंट से लेके नीचे तक बड़ी कोशिशें हुई उस टाइम, हेडक्वार्टर ने उनको बड़ा पकड़ने की कोशिश भी की सब, मगर जो नीचे का जेल का पूरे अधिकारी थे वो सब उसके साथ कनाइवेंस थे। तो उनमें चीज़ें अब आप सोच सकते हैं कि क्या बताया, कैसे कर रहा था सुकेश, पूरा विस्तार से बताइए। वो ये था कि वहाँ पे 2 बिल्डर भाई बंद थे, कोर्ट ने उनको परमिशन दे रखी थी, मगर फंड्स पैसा जो है वो सुकेश यूज़ कर रहा था। और उन्हीं परमिशंस के बदौलत वो सारी अंदर सुविधाएं, बेड मंगा लिया, एसी आ गए, अपना फर्नीचर आ गया, और खाने पीने का तो अमूमन बहुत ज़्यादा, बल्कि आप हैरान रहेंगे कि नॉनवेज तक एक बारी अंदर आ गया था। और जो ड्यूटी अफसर था, आप देखिए वो बेचारा हेड कांस्टेबल 15 दिन इतना परेशान रहा कि उसने जब जेल के उस सुपरडेंट को झूठी बोटियां बता के उठा के दिखा के देकर अखबार में लगाई कि सर देखिए ये नॉनवेज अंदर आया था जेल में और ये यूज़ हुआ, तो सुपरडेंट का ही कहना था कि रख दो, और बल्कि रख दो, इसको देखेंगे। और मज़े की बात, एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि वो विसल ब्लोअर होके उसी को सफ़र कर रहे थे और उसी को दोषी करार दे रहे थे कि तू ये क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है बताओ। तो मतलब हाँ, और वो तो एक छोटा सा हेड कांस्टेबल था, मतलब अकेला पड़ गया बेचारा, मगर फिर बाय चांस कहीं ये बातें निकली, अखबार में उठी, और उस वजह से फिर ऊपर दबाव आया। और जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई तो आप हैरान रहेंगे कि विदेशी पानी, महंगे एयरफोन्स, अच्छे महंगे शूज़, कपड़े, मतलब जो लग्जरी की आइटम्स थी वो सब वहाँ अंदर उनको पहुंच रहा था। बल्कि ये तो खुद मैंने उसको पकड़ा, जब डीआईजी के साथ हमने टीम बना के उसको कैच किया, बाहर उसकी गाड़ी में ही ये सब सामान निकला था। हाँ, नहीं, अब यही हमें बताइए किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, किसके यहाँ रेड किया और क्या क्या मिला। ये रेड किया था हमने जेल नंबर 1 में, और तब था कि एक गाड़ी इनोवा थी, उसके अंदर बहुत सारा बॉक्स के अंदर बहुत सारा ईटेबल्स, इंपोर्टेड मटेरियल और ये सब सामान जो था, ये हमने बकायदा एक बड़ी लंबी सी लिस्ट थी, कम से कम 2-1 पेज की, वो सब चीज़ें तो कॉन्फिस्केट की गई और उनको बाद में
वापस किया गया, ड्राइवर को रोका गया। तो वो सब चीज़ें थी कि आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर वाले करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ें आपस में फिर मैनेज कर लेते हैं। बट बिकॉज आई द पार्ट ऑफ दैट टीम was searched and raided the things in जेल नंबर 1। सुकेश क्या? हाँ, सुकेश के यहाँ। और वो चीज़ें वहाँ ऐसे रहीं। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि वहाँ वो सुपरडेंट को बदल दिया गया, सुकेश को बदल दिया गया। मगर हैरानी की बात कि वही सुपरडेंट फिर से उसी जेल में पहुँच गया जहाँ सुकेश था, 7 नंबर जेल में। तो फिर वहाँ पे भी वही प्रैक्टिस शुरू हो गई, सब चीज़ें हो गई। कई तो एक अधिकारी ऐसे थे जो सुकेश का सामान ही ले जाके कैमरे में अंदर खाने का लेके आते दिखे उसके। तो बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ एक सस्पेंड भी हुए। ये चल रहा था। मतलब सुकेश तिहाड़ जेल में था, उसकी वजह से जो डीजी तिहाड़ थे उनको भी भुगतना पड़ गया, और सुना 100 के लगभग जो पुलिसकर्मी थे वो ट्रांसफर सस्पेंड हुए। कैसे क्या? और कॉलगल बुलवाता था, लड़कियां आती थी, हीरोइन आते थे मिलने के लिए। ये बाद में एक डीसीपी जो आई वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उनके साथ में कुछ एक मॉडल एक दिन आई थी, आई वाज पोस्टेड एट दैट टाइम, 2-1 साल बाद आई थी। तो उन्होंने आके उस लोकेशन को, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि हमें इसी जेल में ऐसे ऐसे बुलाया गया था, यहाँ ये लोकेशन सीढ़ियाँ थी या कमरा था। हालांकि वो 1-1.5 साल में वो सब चीज़ें चेंज हो गई थी। और तिहाड़ के नाम पे, तिहाड़ के इतिहास में एक काला अध्याय रहा कि आज तक जितने हमारे डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स रहे, कोई मैक्सिमम सीपी जाते हैं, डायरेक्टर सीबीआई जाते हैं, मगर वो एक 21 और 22 का एक दौर रहा जहाँ पे डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स सीनियर मोस्ट आईपीएस को गवर्नमेंट को सस्पेंड करना पड़ा। मैं मानता हूँ इसको, ये तिहाड़ का एक बहुत काला दिन रहा भाई, कि आपके कारनामों की वजह से आपके एचओडी को फेस करना पड़ा। बहुत बड़ी बात होती है किसी आईपीएस का सस्पेंड हो जाना, और वो भी तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स का। तो ये पूरा सुकेश का ये नेक्सस चल रहा था, कॉलगल वगैरह। ये तिहाड़ में करप्शन का नेक्सस काम कैसे करता है? मतलब किस तरह से काम करता है? अगर कोई डिटेल 1-2 आप केस स्टडी या कई रेड ऐसा है कि कोई कहानी हो, एक सुपरडेंट हो गए, 2 डिप्टी सुपरडेंट हो गए, और उनमें से एक कोई सुपरडेंट हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दानिक्स ऑफिसर आए, यंग हैं वो, पहले दिल्ली पुलिस में कहीं पोस्टेड थे, बाद में एज ए दानिक्स ऑफिसर सेलेक्ट हो गए। और वो तब से, जब से सिलेक्ट हुए 10-12 साल से, तो प्राइम पोस्टिंग ही काटते चले आ रहे थे। ठीक है, उनके आने से धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की, उनको एक छोटी जेल दी गई, तो वहाँ से उनसे जो चीज़ें उन्होंने करा के कहीं अप्रोच करके, क्योंकि अब इनकी अप्रोच होती है तो डीजी के ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई इनको कोई अच्छी जेल दे दो, काम करेंगे, ये रहा। तो उनको 1 नंबर जेल दे दी गई। एंड इल द टाइम मैंने उनके साथ एक टूर किया हैदराबाद का, तो आई स्पीक हिम अबाउट द हिस्ट्री एंड द वर्किंग इन द प्रिजन्स। तो उसको लगा कि यार ये बहुत सारी चीज़ें जानता है, ये मेरे काम का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बट आई वॉज नॉट अवेयर। तो वो मुझे स्पेशली पोस्टिंग करा के लेके गए, और देन सेज के भाटिया जी सारी जेल आपकी, ठीक है, और आप सारी, आप जैसे आप मैनेज करना चाहो वैसे करो। अब बताओ, मैनेज करो, मैं तो चला ही रहा हूँ भाई, मैं तो सीधे से 34 साल से काम कर रहा हूँ। अब आप बताओ कि आपकी क्या फर्दर डिज़ायर्स और रिक्वायरमेंट। मगर उनका जो था वो रवैया धीरे धीरे बदलता गया, क्योंकि मैंने कुछ रिजल्ट तो उनको फ्रूट निकाल के दिया नहीं, कि उनका था कि भाई कितना आप गन्ने की मशीन में से जूस निकाल के मुझे दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, पैसा कैंटीन दे दिया, सब कुछ, जेल छोड़ दिया कि आप जाओ जिस मर्जी से जैसे मर्जी बात करो। और मैंने कहा यार मेरे को बताओ तो सही कि आपको क्या चाहिए। मैं सिस्टम ठीक से चला रहा हूँ जो साफ़ सुथरा है, कि जेल में झगड़ा ना हो, मारकाट ना हो, और कुछ नहीं हो, और तंबाकू नहीं मिले, और जो फ़ोन अगर चलते हैं तो पकड़े जाए, यही हमारा काम है, सीधी सी बात है। खैर चलता रहा, और 1 महीने में वो मैं अर्श से फर्श पे आ गया जब मैंने डिज़ायर्स पूरी नहीं की, और एक नया ऑफिसर उनको मिल गया। तो ठीक है, देन ही सेज के भाटिया जी आप कोर्ट चले जाओगे, तो कभी मुझे यूपी की कोर्ट में, तो कभी हरियाणा की किसी कोर्ट में, और कभी कहीं पे। मैंने कहा कोई इशू नहीं है मेरे को। क्या डिजायर थी उनकी? यही कि भाई कुछ तो निकाल के दो, कमा के तो दो, सीधी सी बात है।
और कमाई का जरिया क्या है तिहाड़ में, कैसे कमाई का जरिया तो आपको कुछ भी करना है। सबसे पहले तंबाकू बिकेगा तो नहीं बिक सकता, बिना पैसे के नहीं बिक सकता। कितना पैसा तंबाकू का? तंबाकू आप ये देखिए कि ये जो आपकी पानी की बोतल रखी है ना, इसका जो ढक्कन है, ये एक ढक्कन में जितना तंबाकू आएगा ये जेल के अंदर 500 से 700 रुपए का है। अच्छा, मतलब ये आप ढक्कन खोल के देख लीजिए इसमें कितना तंबाकू आएगा। हाँ, ये इतना तंबाकू जेल के अंदर सिर्फ 500 से 700 रुपए का है। 500-700 रुपए का ये जो हाँ ढक्कन जी, दिखा हाँ जी, रहा है। इतना जितना इसमें तंबाकू आएगा। तो आप सोच सकते और हैं कि सिगरेट, तंबाकू, एक सिगरेट नहीं, तंबाकू से ही काम चलता है, सिगरेट नहीं जा पाते। क्योंकि आप तंबाकू चला गया तो आप सिगरेट पत्ते से भी बना लेंगे, आप कागज से भी बना लेंगे, सिगरेट क्या बनानी है उधर। तंबाकू कैसे जाता है, लेके लोग जाते हैं? तंबाकू तो मैंने बताया ना, नीचे से स्वेलो करके ले जाओ, नीचे से ले जाओ, ऊपर से स्वेलो करके ले जाओ, आराम से ले जाते हैं। कई और ऑनेस्टली मैं सिपाही तो कोई नहीं पकड़ पाया, मगर बहुत सारे तरीके हैं। दीवार की तरफ से उछाल के फेंक दो, बहुत डार्क स्पॉट्स हैं जेल में जहाँ पे किसी को जाना है, जिसको फेंकना है तो उसको पता है कि मुझे कहाँ किसको कैसे फेंकना है, दीवार से फेंक दो। नहीं तो इनमेट्स, मोस्टली इनमेट्स जितने गरीब हैं वो सब कंचे बना के ऐसे छोटे टाइप के पॉलीथीन में पैक करके घर से उनके आते हैं, स्वेलो किए 5, 6, 7 और अंदर ला के वॉमिट करके निकाल लेते हैं। बिकॉज वी डोंट हैव ए बॉडी स्कैनर, तो वो चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद फ़ोन चलाने का है, अच्छा खाना खाने का है। फोन कैसे चलता है? फोन तो जैमर लगे हुए हैं ना तिहाड़ में। वो सिर्फ बाहर के लिए हैं, अंदर पता नहीं भाई, सब फोन चलते हैं यार, बड़े आराम से चलते हैं, एक से एक बढ़िया। उनको पता होता है कौन सी उसका आपका जो है कंपनी है उसका फोन चल रहा है, वो उसी का सिम मंगाते हैं। एक फोन चलाने का कितना, मतलब पैसा? कितना नहीं है, बस आप बात रेट नहीं है, बस वो आपको खुद आके अपने आप दे देगा कि जी मैंने महीने के पैसे दे रहा हूँ, आपको सर को नजराना है। यहाँ बात ये है कि बदमाश को भी पैसा देने का शौक है, आप नहीं लोगे तो आपके खिलाफ एक ही काम होगा, कोर्ट में जाएंगे कि जी एलिगेशन पे एलिगेशन के सर पैसा मांगते हैं, सर पैसा मांगते हैं, बहुत तंग करते हैं, और आप ले लोगे तो आप बहुत बढ़िया, आपसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, बदमाश कहता है पैसे ले। हाँ, यही नेचर है कि क्योंकि देखो बदमाश को क्या है कि उसको गलत काम करने हैं, उसको क्या चीज़ चाहिए कि उसको कोई कैमरे में ना देखे, उसके कोई आसपास ना हो, कोई उसका फ़ोन ना कैच करे, उसको जो 4-5 चेले चपाटे जो आसपास उन्होंने गैंग बनाया है वो सब मस्त रहें, वो कैसे भी खाना मैनेज करके लाएं, जो मर्जी करें, वो सब चीज़ें उनके साथ वो रहती हैं। और इसी के लिए कि वो कोई भी, ना तो सिपाही, ना हेड कांस्टेबल, ना कोई ऑफिसर उधर बिल्कुल ना देखे, इसी बात का वो पैसा देते हैं। ये फोन चलाने का फिर भी कितना पैसा दे देते होंगे? पैसा ऐसे चलाने की नहीं है, 24 घंटे में जब कभी हो, क्योंकि फ़ोन तो सिर्फ देखो दिन में 12 से 3 चल सकता है, या सुबह सुबह 7-8 बजे तक चल सकता है, या फिर रात को 10 बजे के बाद फ़ोन चल। किसी बड़े गैंगस्टर के पास से फोन पकड़ा आपने? बहुत ही पकड़े, बहुत ही पकड़े। जैसे? अरे इवन मैंने लॉरेंस तक के पास से फ़ोन पकड़े, इसमें कौन सी गलत बात है? फोन तो पकड़ेंगे ही, हम पकड़ेंगे भाई। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के पास से? अरे अगल बगल में जिसके पास भी रहा, किसी के जूते में रहा, कुछ भी रहा, हम ढूंढ के निकाल लेते हैं। इवन आप हैरान रहेंगे, दिल्ली पुलिस को पता होता है कि अंदर किस किस के पास कौन सा फ़ोन चल रहा है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो इमीडिएटली वी गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्राइम एंड सेल ब्रांच के भाई ये कुछ ऐसे एंड ऐसा चल रहा है, और आप फ़ोन, और ये भी पता चल जाता है कौन से मेक का है, कौन से ब्रांड का है। और लॉरेंस किसका? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली, चाहे लीजिएगा। दरअसल मैंने सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के बाद मैंने ऑडियो कॉल आज तक पर, इंडिया टुडे पर चलाया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था, और उसको एक फ़ोन आता है लॉरेंस बिश्नोई को कि सिद्धू मूसेवाले को हमने मार दिया है। वो ऑडियो कॉल भी चाहेंगे तो दर्शक सुन सकते हैं। ऑडियो कॉल में बाकायदा बोला कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा दिता, तो लॉरेंस बोलता है कि भाई क्या? तो बोले सिद्धू मूसावाला मार दिता। तो बोला अच्छा, फ़ोन रखो। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस वक्त कोई हाशिम बाबा गैंगस्टर था बंद, उसी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करा था। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप बताइए, कैसे सीज किया था आपने? वो सीज किया कि साथ वाले सेल में किसी ने अपने जूते में रखा हुआ था, छोटा फ़ोन था, ऐसा था वो पता चल जाता है कि ऊपर से नीचे तक बॉडी में कहाँ आपने, और वो इतने कॉन्फिडेंट भी कई बार होते हैं गैंगस्टर या इनमेट्स, मोस्टली इनमेट्स इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता है कि हमारी कोई पर्सनल तलाशी नहीं लेगा। तो कई बार तो होते हैं कि अगर उनको बाहर मेन गेट तक नहीं आना होता तो जेल के अंदर फ़ोन के साथ भी घूम लेते हैं वो।
हाँ, कोई पूछता नहीं, उनको पता है कौन टच करेगा। वो थोड़े डेयरिंग, ज़्यादातर वो ना ज़्यादा ही डेयरिंग हो जाते हैं कि भाई कौन पकड़ेगा और पूछेगा। छोटा स्टाफ तो सब हमारे साथ है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि दिन में आप कहीं फ़ोन छुपा दो कि कभी भी कोई भी सर्च आ जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। रात को बंद होने से पहले जो चेले हैं गैंग के, वो एक आधा कहीं जाएगा और जहाँ पे वो हाइड आउट पे रखा हुआ है वो किसी तरीके से पकड़ा देगा। वो हमारे लोअर स्टाफ की बात है कि अगर हम बंद कर रहे हैं उनको 12 घंटे के लिए और उनको अगर हम प्रॉपरली सर्च करके बंद करें तो डेफिनेटली होता है कि ज़्यादातर चीज़ें नहीं पहुंचती। मगर क्या है, स्टाफ कम है और स्टाफ की मदद के लिए इनमेट ही सेवादार लगे हुए हैं। तो इनमेट ही जो है वो प्रिजनर की मदद करता है कि भाई वहाँ से निकाल के ला देना, दे देंगे। तो वो तो उनके लिए कहने के लिए वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्पर होते हैं। और दिक्कत ये है कि हमने भी इतना लथार्जिक हो कि हमारे लोअर स्टाफ ने ऐसा भी छोड़ रखा है कि भाई सारी चीज़ें जो है वो इनमेट्स के भरोसे छोड़ रखी हैं। यही तो नेक्सस है ना। हाँ, इसी यही से है, तो कमाई होती है। बस यही चीज़ें हैं। सच्चाई तो यही है ना। अब नीचे वाले को भी तो पैसा चाहिए। जब ऊपर वाले को वो देखता है कि यार इतना बड़ा अमाउंट, तो फिर नीचे वाला बेचारा क्या करेगा? नीचे वाले को तो मुश्किल से। लॉरेंस मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था ना, आप लोग को? हाँ, बिल्कुल करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 बार पकड़ा और आराम से पकड़ा, कंफर्टेबली। बट बिकॉज कुछ बोला उसने, कुछ कोई हाव कोई नहीं, कभी नहीं। एंड इससे ड्यू रिगार्ड, मेरे लिए उसने कम से कम बहुत रिगार्ड रखा। मैंने बहुत जगह पे कहा भी कि बिकॉज के कुछ सेल के ऑफिसर्स थे जिनको वो बड़ा रिस्पेक्ट देता था एज ए एल्डर ब्रदर। और जब उन्होंने उसको कहा कि सर हमारे भी बड़े हैं, तो देन ही सेज के सर ये आप मेरे लिए, लॉरेंस के लिए वो कहता था कि अगर आप मेरे लिए बड़े हैं तो ये मेरे लिए भी बड़े ही हैं। तो लाइक ए एल्डर ही पे रिस्पेक्ट टू मी एंड दैट्स। बट इनिशियली आई सेज कि यार नहीं भाई, मुझे ऐसी कोई पैर टच नहीं कराने या कुछ नहीं कराने, मुझे आराम से रखना है। बट दे से कि नहीं, इट्स ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और दूसरा ये है कि सर आप जेल में, आपका मैसेज ये जाएगा कि आप जो झगड़े वगैरह या कुछ गैंग वगैरह वार होने का डर रहता है वो नहीं होगा। तो उस चीज़ों से अच्छा, मतलब लॉरेंस आपका पाँव छुएगा तो आपका उससे रसूख रिस्पेक्ट जेलर है। तो मैंने उसको यही कहा कि वाह भाई वाह। अपने चेलों को सिर्फ, अपने लोगों को ये कह के रखना कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए जेल में। और ये रहा। पर ये ज्यादा तो दिन माइंड गेम हो गया ना। लॉरेंस तो आपके साथ भी खेल गया फिर। नहीं उसने खेला। एक तरीके से साइकोलॉजिकल के तो आपको बोल दिया ना कि मैं इतना बड़ा माफिया हूं कि पाँव छूंगा तो तिहाड़ जेल में बाकी लोग आपसे दहशत में रहेंगे। आपके साथ खेल गया वो तो। नहीं, दहशत में नहीं है। ये हमारा काम है कि अंदर जेल में झगड़ा नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, चाहे छोटा हो गैंगस्टर या बड़ा गैंगस्टर हो, लाइफ हर एक की इक्वल है। हमें हर एक को सेफ एंड साउंड रखना है। वो जब जेल नंबर 3 में था मेरे पास, तब उसके लॉरेंस जो था, उसके एंटी गैंग बहुत पावरफुल था उस टाइम। वो अकेला वहाँ पे था, 1 या 2 ही और उसके लोग थे साथ में गैंग के। बाकी जो ऑपोजिट गैंग के थे वो ज़्यादा थे। अगर कहीं कोई किसी तरह का बलवा हो जाए या कोई एक अटैम्प्ट हो जाए तो वो हमारे ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क होता है। और खासकर मैं अपने पर्सनल पे लेता हूँ कि मुझे जेल में किसी तरह का कुछ ऐसा नेक्सस या ऐसे झगड़ा नहीं होने देना। ठीक है ना, कोई अटेम्प्ट हो जाए तो फिर बात है। अच्छा, मतलब आप लोग को इस तरह का एंट्रल था ना कि मतलब जो लॉरेंस आया था कि उस पर अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। और यही वजह थी कि मैंने उसको 2-1 महीने ऑब्जर्व किया और सब कुछ समझा। देन आई टॉक टू माई सीनियर कि ये यहाँ जेल में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी हादसा हो गया तो इट विल बी बिग इशू इन द सोसाइटी और दूसरा मार भी गवर्नमेंट तक भी जाएगी। तो बेटर है कि हम इसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो वहाँ से ही बात चली और आई मूव दैट नोट। एंड वो बात अलग थी कि 10-15-20 दिन तक हुई नहीं। और फिर यही हुआ कि एक दिन लॉरेंस गुस्से में आके उन सुपरडेंट से कोई तू तड़ाक कर बैठा और वो फिर सुपरडेंट जोश में आए और गए, जाके फटाफट 1 घंटे में ही उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर करा के लेके आए। एंड देन ही शिफ्टेड टू सम अदर जेल। और वही बात हुई, दूसरी जेल में जाते ही दैट एक एक्सीडेंट पंजाब में हुआ। क्या हुआ? वही सिद्धू मूसा वाला? हाँ, अरे ये क्या हुआ था बताइए जरा सा, आप चाय लेते हुए। क्या तिहाड़ जेल में 3 नंबर जेल में था लॉरेंस। तो मुझे था कि भाई मुझे कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करने देनी, कंट्रोल करना है। राउंड द क्लॉक कैमरे चल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, वॉच है, तो उस पर रहा जा रहा है। तो दूसरा ये था कि भाई हाँ, बिकॉज ऑफ द क्राइम ब्रांच, जब भी पुलिस वाले मिलने आते थे, कुछ होता था, तो
स्टे काम, अदरवाइज स्टे कूल काम, कोई उसका किसी तरह का कोई नहीं था, मतलब आराम से रह रहा था, क्योंकि शायद वो वहाँ थोड़ा सा दूसरे गैंगस्टर के मामले में उतना वो एग्रेसिव भी नहीं था, तो वहाँ से धीरे धीरे। और दूसरा ये था कि भाई मेरी वजह से मैं उसको फिर एक्टिविटीज़ भी कुछ नहीं करने दे रहा था, कहीं मूवमेंट नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं है, सीधा सीधा आओ अपना सेल में रहो और खाना खाओ और सब तरीके से रहा। तो वहाँ से आई सजेस्टेड हिम कि बेटर यू मूव आउट फ्रॉम दिस जेल, नॉट कंफर्टेबल। तो वो भी कहता था सर कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ यहाँ पे, दिक्कत है। तो वहाँ से लॉरेंस जब गया निकल के, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी जेल में जाते ही एक्सीडेंट हुआ। और ये अब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर शायद ये इंसिडेंस जेल नंबर 3 में मेरे रहते हुए लॉरेंस ने किया होता, तो शायद पुलिस ने तब उनके वहाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे रहता है कि मेरे जॉब में, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं हो जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगे कि आप कैपेबल नहीं रहे या चीज़ों को, इंसिडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर। जेल में किस तरह के लॉरेंस बिश्नोई? लोग बोलते हैं बड़ा पूजा पाठ, ये वो, खाना पीना, ऐसा क्या था? देखिए, मैं ये बात तो मैं कहूँगा कि वो मुझे जिस दिन मिला था, जेल में ट्रांसफ़र हुआ, तो वो शनिवार था। तो आई टॉक टू हिम, बहुत डिटेल में मैंने पूछा उसकी पूरी हिस्ट्री और सब चीज़ें समझने के बाद वो नाम लॉरेंस का जब उससे सुना, सब कुछ किया कि कहाँ से कैसे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि लॉरेंस कहीं शायद गुड़गांव से या किसी बाहर की जेल से आ रहा होगा कुछ, बट आई वाज नॉट अवेयर कि लॉरेंस 1 नंबर जेल से ही आ रहा था। तो वहाँ जब मैंने उसको समझा, पूछा, मैंने कहा पानी पियोगे या कुछ खाना चाहिए? डी सेज के सर आज मेरा फास्ट है। आज किस चीज़ का? बोले जी मैं शनिवार और मंगलवार फास्ट रखता हूँ, एंड आप हैरान रह जाएंगे कि वो लंगोट का पूरा पक्का है। और लॉरेंस हमेशा अपने साथ सुंदरकांड पूरा बड़ा सा पैक करके लाल कपड़े में वो हमेशा रखता है। सुबह 4 बजे उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, नहाएगा, सुंदरकांड का पूरा पाठ करेगा, और मंगलवार शनिवार को सिर्फ और सिर्फ शाम को 1 गिलास दूध लेते हैं, अच्छा बस। अच्छा, ये हमने साबरमती जेल से भी सुना, तो ये मतलब ये है तिहाड़ जेल में, मतलब बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पूरा अपना हिंदू धर्म के लिए और अपना जो भी उसके रीति है वो बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये पूरा भी जो लॉरेंस का गैंग है लड़कों का, अब मैंने स्टडी किया, देखा, इनका लड़कियों में किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ अपना रेपो बनाने में इंटरेस्ट है। इनका दूर दूर तक सारे बैचलर हैं, कोई शादीशुदा नहीं और किसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे अपने में लड़के बस रहते हैं, और छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं। और मेरे को तो बड़ी हैरानी हुई कि पंजाब में बहुत बहुत फॉलोअर हैं भाई लॉरेंस के। कईयों के तो लोगों ने, लड़कों, यंगस्टर्स ने हाथ पे लॉरेंस का टैटू तक बनवा के रखा हुआ। तो ये आपको कैसे पता? जेल में आते हैं उससे? नहीं, बहुत सारे लोग बताते थे वहाँ, जो देखते थे कि भाई इनके फॉलोअर हैं, पुलिस वाले ही आके जब बताते थे कि सर इस बिग फॉलोअर 500-600 हैं या बहुत हैं। और शायद इसी वजह से पंजाब शांत रहता है वो जेल में, बहुत शांत, बहुत साइलेंट शांत, किलर, बिल्कुल नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, आपको लगेगा नहीं कि इज ए सच बिग डेयरिंग पर्सन, बट आराम से रहते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं बोल वही जाता, चुप चुप होके आप लोग को गोली दे दिया तिहाड़ में, वहीं बैठे बैठे मर्डर करा दिया, आपको पता ही नहीं ये चला। तो देखिए कि जो उस जेल के एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनको देखना है, सीधी सी बात है। मेरे अपने पार्ट पे जो मेरा काम था मैं अपना कर रहा था और किया मैंने। चलिए, मैं ये मुद्दा किस लिए लाया था मैं आपको बता दूं। एक तो ये साबित हो गया कि भाई तिहाड़ जेल में आप लोगों की नाक के नीचे बैठ के लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। जो दर्शक हैं और जो इन दिनों ये तमाम खबरें आती हैं कि जेल में बैठकर बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर अपना गैंग चला रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? ईमानदारी से सच बताइए, पूरा विस्तार से। अगर मैं बता रहा हूँ ना कि फ़ोन बहुत आराम से चलते हैं, कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, गरीब इनमेट है। आप फिर ओझा साहब हैरान रह जाएंगे, गरीब इनमेट तो फ़ोन स्वेलो करके भी ले जाता है, क्योंकि उसको एक फ़ोन ले जाने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं भाई अंदर। छोटा सा इतना सा चाइनीज़ फ़ोन आ रहा है, इतनी सी फिंगर का, वो एक बारी में 2 फ़ोन स्वेलो करेगा और ले जाएगा, अंदर वॉमिट करेगा, निकाल के दे देगा।
अरे ऐसे कैसे डाल के फिर वो मिट कर? मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि एक आदमी के चेस्ट में, पेट में 5 फोन, और उसको सफदरजंग में ऑपरेट करा के 3 निकाले गए और 2 फिर भी रह गए, क्योंकि वो उसकी आंतों में अंदर फिक्स हो चुके थे। और वो जब जब स्कैनर के आगे से निकलता था तो वो बीप करता था, रेड बीप होता था, बिकॉज कि उसकी बॉडी में फ़ोन जम गए। बहुत लोग खेल रहे हैं, पैसा चाहिए गरीब आदमी को, कहाँ से लाएगा? क्रिमिनल को, गरीब जो इनमेट्स हैं, बड़े वकीलों के पास तो पैसा बहुत है, गरीब आदमी को घर भी चलाना है, वकील से भी मिलना है, मुकदमे भी निपटने हैं, कहाँ से पैसा लाए बताओ? तो वो लेकर वो भाई लोगों की सेवा में, कि भाई का खाना ला दिया, भाई के कपड़े धो दिए, भाई का बिस्तर झाड़ू पोछा सेल का लगा दिया, तंबाकू ले आए, ये सब चीज़ें किया तो हो गया। अच्छा, मोबाइल अंदर चला गया, उसके बाद एक्सटॉर्शन चालू। फिर भाई के लिए, भाई का यूज़ है, वो तो जैसे भी यूज़ करेगा। नहीं तो आप लोगों के पास इस तरह से तमाम देश से पुलिस आती थी ना, कि यहाँ से तिहाड़ जेल से एक्सटॉर्शन कॉल आया या यहाँ से फ़ोन कॉल किया गया, इस तरह की किससे कोई कहानियाँ 2-3 बड़े गैंगस्टरों के बताइए। वो आई वॉश कर देते हैं, दिखाते हैं, हम कह देते हैं सर्च लिया, कुछ नहीं निकला। मतलब क्योंकि एक्सटेंशन कॉल तो बहुत पहले हुई ना, तभी तो नहीं भागे आए। जब तक एक्सटॉर्शन की कॉल अगर मान लो चलो हरियाणा से ही कहीं से आई, तो वो एकदम कूद के तो नहीं आ जाएंगे। वो अपना सिस्टम चैनल को फॉलो करते 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 आईबी से या वो अपने डीजी से, हमारे डीजी तक हेडक्वार्टर से होते हुए आएंगे, और हम उसके ऊपर कहीं उस टाइम सर्च कराएंगे हफ्ते 10 दिन बाद, तो वहाँ तब तक चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो चीज़ें तो सब वहाँ से हट चुकी होती है ना। एकदम विस्तार से हमें बताइए कि तिहाड़ जेल से ये जो बड़े बड़े माफिया हैं वो बाहर अपना सिंडिकेट गैंग कैसे चलाते हैं? क्या मिलने, फ़ोन, क्या क्या साधन से? बात तो सारा तो नेटवर्क फ़ोन का है। आप फ़ोन पे हैं, पुलिस सुन रही है, सारे सिस्टम फ़ोन सुन रही हैं। उनको भी चाहिए कि गैंगस्टर की क्या एक्टिविटीज़, क्या बातें हो रही हैं, वो सारी रात बैठ के सुनते हैं। अगर कुछ उनको लगता है तो वो इमीडिएटली उसको बाहर, अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा ही होने वाला है या जैसे कोई आर्म्स की डील होने वाली है या कुछ और होने वाला है, देन दे ट्राई टू नैब, कि भाई कोई गैंगस्टर मिलने वाला है, कैच करेंगे, कोई नामी गिरामी बदमाश पकड़ेंगे, तो उससे उनको थोड़ा सा होता है, प्रमोशन मिलता है, ये सब चीज़, तो वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब इन गैंगस्टर्स का भी क्या होता है कि दे आल्सो टॉक इन ए कोड वर्ड। अच्छा, खुली बात नहीं करते हैं। तो अब इनके जो कोड वर्ड होते हैं तो कई बार पुलिस भी समझ नहीं करती है। अच्छा, फिर इनके क्या होता है कि मैंने आपको कॉल किया, मैं तो घर पे बात कर रहा हूँ, मगर घर का नंबर आगे फिर कॉन्फ्रेंस पे जाएगा। अब वो कौन से नंबर पे जाएगा और किससे क्या बात हो रही है, ये चीज़ें भी लिंक्ड होती हैं। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के अलावा और खतरनाक गैंगस्टर आपको कौन सा लगा? काला जठरिया, वो कौन सा खतरनाक गैंगस्टर माफिया? लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे देखे, लॉरेंस से लेके, चार्ल्स शोबराज से लेके लॉरेंस तक सब देखे। सबसे खतरनाक बोलो। हम तो कोई भी नहीं लगा, ऑनेस्टली नहीं लगा, कभी नहीं लगा। इस उम्र तक आते आते मेरी बच्चों की उम्र के हो गए यार। मैं तो अक्सर क्या कहता था कि यार तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ, हैं? तो अगर कोई मेरे सामने 30 साल का या 35 साल का बदमाश खड़ा हुआ है, गैंगस्टर भी है, तो मेरे तो वो बेटे की उम्र का हो गया भाई। मैं 50-55 में पहुंच के, जब मेरे बड़े बेटे की उम्र 35 साल है, तो मेरे लिए तो मेरे बच्चे के बराबर हो गया यार। तो मैं तो उसको प्यार से समझा सकता हूँ ना कि भाई, हाँ, वैसे भी तो ये जो माफिया उम्र का फ़र्क आ गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने कोशिश की कि रिस्पेक्ट कमाई जाए, कि आपको मारने से पहले या किसी से, कि आपका डर, आंखों का डर, आपकी आवाज़ का डर, आपके चेहरे मोहरे का डर, मार से ज़्यादा मार का डर होता है। और बदमाश को सिर्फ एक, अगर जो गलत है गैंगस्टर है, कुछ एक ही बात समझ में आती है, देख भाई अगर तेरे साथ कुछ हो गया, तेरी बेइज्जती हो गई, तो तेरी इज्जत चली जाएगी। और आपको पता है समाज में अगर एक बार इज्जत चली जाए, तो मतलब चाहे वो बाहर रहे चाहे वो अंदर है, वो इज्जत। तो मुझे तो यही बातें सब समझ में आई कि जो पीछे से मैंने सीखी, कि भाई मार तो आप लोगे, मारने के बाद उसका डर खुल गया तो फिर वो पक्का बेशर्म हो जाएगा। तो मारने से पहले उसको डर से अगर वो ठीक होता है, कंट्रोल होता है, तो आराम से। वैसे भी जेल में ना ये गैंगस्टर वगैरह मुझे लगता है बदमाशी नहीं करते होंगे। सबसे सुरक्षित तो जेल ही है,
जेल में तो सबसे ज्यादा वो सुरक्षित हैं आजकल। वहीं जाओ, अपना अधिकारी आप जैसे हैं तमाम अफसर, उनको रिश्वत पैसा दो, फोन चलाओ, अपना सिंडिकेट चलाओ। गैंगस्टर कभी भी खुद नहीं लड़ता। बड़ा बड़ा गैंगस्टर कभी खुद नहीं लड़ेगा। उसके लड़ने के लिए उसके जो चेले चपाटे और जो दूसरे बैठे हैं वो उसके लिए करने को, जो कंगले हैं या गरीब हैं, वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। बस एक बात बताइए, एक मर्डर हुआ था अंकित गुजर का। मर्डर। हाँ, 3 नंबर जेल में हुआ था। और दुर्भाग्य से वो सीरीज थी जब सुकेश के से सीरीज जब चली, गड़बड़ाती हुई बातें। ये कैसे वो जेल में कैसे मर्डर हो गया भाई अंकित गुजर का? सुन तो लो, मैं फिर ओझा साहब यही तो बात कह रहा हूँ कि सुकेश तो एक ही था। अब जेल थी वहाँ 9 तिहाड़ की। बोले भाई एक जेल से जब इतना सब कुछ जूस निकल सकता है तो बाकी जेलें क्या हैं? और आप हैरान हो जाएंगे कि फिर ज़्यादातर जो बड़ी जेलें थी, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, तो फिर इनमें भी क्या किया गया, जो वो सुपरडेंट बैठे थे उन्होंने जो उसका मुलाजा वार्ड था जहाँ नए प्रिजनर्स आते हैं, डेली आते हैं, तब 22-23 की बात थी, तो ये नहीं उसकी बल्कि 21 की बात है, जो अंकित गुजर का मैं नाम याद नहीं आ रहा था, तो उसमें सब ठेके पे छोड़ दिया, सब इनमेट्स को छोड़ दिया कि भाई ठेका दे दिया, महीने के इतने पैसे चाहिए। तो उसी वजह से क्या हुआ कि अच्छा, मतलब जेल सुपरिटेंडेंट ने इनमेट्स को ठेका दे दिया। हाँ, कि भाई मुझे नहीं पता कि अगर 10 लाख रुपए महीना, वो कह देगा जी मैं आपको 10 लाख रुपए महीना दूंगा, ठीक है। अब वो कैसे देगा और वो कितने बनाएगा, ये आपको उसको लेना देना नहीं, तो आप तक तो सीधी सी बात है कि पैसे पहुंच रहे हैं बस। तो वो चीज़ों से वहाँ जाके क्या हुआ कि फिर अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया कि भाई जब बात ठेके की हो गई, इतना महीने का देना है तो कहाँ से निकालेंगे। तो अंकित गुजर की जो आप बात कर रहे हैं वो इसी का कारण था कि उसमें जो थे वो कुछ मॉनेटरी इश्यूज इन्वॉल्व थे, जहाँ पे कि उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और मजे की बात, उस एक्सीडेंट काहे करें, मर्डर कहिए ना। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से फिर मेरे को ही वहां पोस्ट किया गया कि इन चीजों को ठीक करिए। दिक्कत ये थी, पहले बात बिगाड़ दी गई और फिर बाद में जो मरा हुआ सांप है वो मेरे गले डाल दिया गया कि सर आप हेडक्वार्टर से आप जाइए और आप इन चीजों को जाके मैनेज कीजिए। नहीं तो आप वहां गए होंगे? मैं पोस्टिंग किया तो कर रहा हूँ। क्या पता चला आपको कैसे मर्डर हुआ था, सच बताइए। नहीं, वो ठीक था कि उसको देखिए, जो मेरे से पहले की बातें थी जहां कमरे में थी, तो वही बात था कि पूरी एक ग्रुप था जिन्होंने उसको फिजिकली असॉल्ट किया। कौन ग्रुप था? इनमेट तो नहीं थे, इनमेट्स कम थे शायद, ऑफिशियल ज्यादा थे भाई उसमें। नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, मेरे से पहले का था और सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी नहीं थी, मगर वो लोकेशंस वगैरह हमारे आने से पहले सीबीआई सब सील कर चुकी थी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी भी। देखिए तो वो चीज़ें हैं, जितना मुझे उस टाइम था क्या पता कि भाई मुझे उस जो हालात ख़राब हो गए थे उस जेल के, मुझे वो ठीक करने थे। और आप हैरान रहेंगे कि अगले 3 हफ्ते तक 23 जनवरी 2021 को मैं वहाँ पोस्ट हुआ। तो आज भी देखिए डेट याद है, इसलिए याद है कि उस दिन 23 अगस्त को मेरा बर्थडे था और उसी दिन मैंने जाके ज्वाइन किया था 2021 में। और उसके बाद लगातार 3 या 4 शनिवार को, तो उनको लगा कि ये तो हेडक्वार्टर से आए हैं, क्योंकि मैं बीच में ना काफ़ी टाइम तक टच में नहीं था प्रिजन सर्विस में, मतलब 12 से बाहर गया, 16 से बाद 12 के बाद में जो निकला तो मैं डेपुटेशन से होके तो 21 में वापस आया। तो उनको लगा यार ये तो कुछ नहीं जानते होंगे जेल के बारे में, तो कोई ना कोई जो भाई जी थे या कुछ थे, तो वो हर शनिवार को कभी किसी ने झगड़ा कर लिया, कभी किसी ने ब्लेड चला लिए, किसी ने स्नैचिंग कर ली, कुछ भी क्रॉसिंग कर ली, 15-20 लोगों, तो 3 शनिवार तक लगातार ये वहाँ पे सिलसिला चलता रहा। और रोज हर तीसरे शनिवार को शाम को होता था। कभी किसी ऑफिसर ने कभी किसी को थप्पड़ मार दिया और बोले जी पूरी जेल में दंगा हो गया और फिर अब संभालना पड़ा था। तो फिर मुझे लगा यार कि ये ऐसे बात नहीं बनेगी, आराम आराम से सीधे तरीके से नहीं है। अगर इस गैंगस्टर के पीछे बहुत सारे चेले चपाटे हैं तो कोई दूसरे इससे ऊपर मतलब, भी कोई भाई होंगे। नहीं मतलब अंकित गुजर के मर्डर के बाद जेल के हालात खराब हो गए थे? ऑफ कोर्स थे,
बहुत थे इसमें, तो टेंशन थी, बहुत टेंशन थी, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी हैं जो एफआईआर वगैरह सीबीआई में लिखी गई है वो थोड़े सीरियस टाइप के हैं। देखिए मैं फिर जब मेरे पास कागज़ नहीं है तो मैं उस हिसाब से उतना बोल नहीं सकता, मगर जितना मेरे को पता चला इट वॉज नॉट ए फेयर डील, सीधी सी बात है। किसी को मैंने कहा ना, मैंने ये चेहरा मोहरा इसीलिए बनाया कि मारने की जरूरत ना पड़े। डर देखिए, दो ही चीजें हैं ख्वाजा साहब, या तो आप डर जाएंगे या आप डराएंगे, ठीक है। तो फिर मेरी नौकरी किस बात की है? और डरा के रखने का ही काम तो सरकार ने मुझे दिया और यही मैं कर रहा हूँ। खैर, तो फिर आप जेल में गए, क्या सोचा कोई बड़ा भाई? हाँ, तो वही चीज़ें ठीक करने में फिर मुझे अपने कुछ एक जो मेरे सोर्स थे दिल्ली पुलिस के, या जो और थे जिनके पास बहुत अच्छे, या जो उस टाइम वहाँ और जो पुराने कैदी थे, मैंने उनसे बैठ के बात करी कि भाई कौन से माफिया थे? नहीं, वो बाय नेम नहीं थे, मतलब जो 10-12 साल 13 साल से जेल में रह रहे थे, उनको शांति से रहने का शौक था। और जब उनको मेरी बात समझ में आई कि देखो भाई ऐसे नहीं चलने दूंगा, मुझे तो ये ठीक करना है, और अगर ऐसे गलत होगा तो नई बात बनेगी, तो देन दे अंडरस्टैंड कि हर शनिवार को, क्योंकि 3 शनिवार लगातार हो ना, चौथे शनिवार मैं खुद घर से जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार आज फिर कहीं झगड़ा होगा, यार आज फिर चीज़ें कुछ मैनेज करनी पड़ेंगी, और फिर आप डंडा चलाओ या सायरन बजाओ, ये सब चीज़ें करो, और रोज़, और मज़े की बात वो मुकदमे अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ एफआईआर जो मुझे करानी पड़ी, तो और वो क्या है, झगड़ा जेल को डिस्टर्ब करने में क्या है, कुछ भी बैठ जाओ, किसी को भी तंबाकू और कुछ ऐसा दे दो, चरस वरस दे दो, वो हो हल्ला करता रहेगा, आप उसको पीट भी नहीं सकते, वो दूसरों को परेशान करेगा, सारी रात रखेगा, तो आप क्या करोगे? आप बंद करके उसके कहीं चले जाओगे तो वो सर फोड़ लेगा, अपने आप को डैमेज कर लेगा। आप एक वजह से पूरी जेल होस्टेज हो गई ना, तो वहाँ जब बैठ के ठीक किया तो फिर बात बनी, और धीरे धीरे उसके बाद ही फिर देन लॉरेंस केम इन द जेल नंबर 3, और वहाँ से चलता रहा। फिर बस क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सीधा स्पष्ट बात करता हूँ, नहीं समझ में आया वहाँ के कुछ अधिकारियों को, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8-9 महीने से ज़्यादा मेरा टेन्योर कभी कहीं रहा नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जो ऊपर वाला है ना, उसके चेले चपाटे और जो दलाल हैं हमारे, खासकर हमारे जो ऑफिशियल्स, अब वो सुपरडेंट को जो कान में पढ़ाएंगे कि जी भाटिया जी ने इसका ये पकड़ लिया, उसका वो पकड़ लिया, यहाँ सख्ती कर दी, यहाँ पोस्टिंग नहीं करने देते, क्योंकि अब किस वार्डर को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये तो मुझे देखना है ना। अब वो पैसे वाली जगहों पे उनके अपने आदमी नहीं लगेंगे, तो कोई किसी को दूसरे को पैसे कमाने क्यों देगा, बताओ? आपकी बात से समझ में आ रहा है कि तिहाड़ जेल ऐसा लग रहा है पैसे का पूरा एकदम लॉटरी है। करोड़ कितना आता होगा अभी? अच्छा, आज खुल के बता दीजिए, तिहाड़ जेल से हर महीने कितने की कमाई होगी पूरे जेल से? आपके पास गन्ने का खेत है और गन्ने का जूस निकालने की मशीन है, ये आपकी क्षमता पे है कि आप कितना निकाल सकते हैं महीने। मोटा मोटा आप, मैं कह रहा हूँ ना, लिमिट बियॉन्ड लिमिट है। 100 करोड़? अरे नहीं 100, वो तो हेडक्वार्टर वाले आराम से निकालते हैं। अच्छा। अब आपका प्राइम चैनल है, मेरे पास सबूत उतने नहीं है, फिर भी मोटा मोटा नहीं बताइए, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, बियॉन्ड जाइए तिहाड़ जेल की कमाई। हाँ जी, मतलब अभी जो 21 से लेके 25 तक के जो 5 साल का टेन्योर, 4 साल का मैं कह रहा हूँ, उसमें तो आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब मेरे पास एक जेल में आके बेचारा कैदी रोता था कि साहब 3 घंटे हो गए एक दाल को गैस पे रखे हुए, गल ही नहीं रही है। 3 घंटे, सोचिए ऐसी कौन सी दाल आती थी, बताओ। और बात कर रहे हैं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलिए बाय चांस, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? नमक है ये क्या नाम है, पढ़ रहे हैं? ये राजस्थान की एक कोई लोकल कंपनी है, उससे परचेज किया है। ये किसने परचेज किया? ये तिहाड़ का ही है। अच्छा, ये तिहाड़ जेल का नमक है। क्या इसकी खासियत है? अब खासियत ये है कि ये ऐसा नमक है कि अगर आप फर्श पे पानी गिर के इस नमक को गिर लीजिए, दिखाइए जरा ना। हाँ, तो बताइए इस नमक की खासियत। नहीं, तिहाड़ जेल के नमक की खासियत। जेल का नमक है, आज भी सप्लाई हो रहा है।
अब मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर वही बात है कि सब अलर्ट हो जाएंगे, तो आप उनको अलर्ट करना चाहते हैं तो वो बात नहीं अलग आप है। सच बताइए खुलासा। तो इस नमक की खासियत ये है कि अगर फर्श पे पानी में गिर लीजिए ये तब भी नहीं गलता भाई, तो किसी के पेट में कहाँ से गल जाएगा बताइए। ये तिहाड़ जेल का नमक है जी, देख लीजिए, इसका है ये इंडिया करके मारवाड़ से। तो बताइए इस तरह का ये नमक है। तो पैसा निकालने के लिए तो आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, ऐसे तो कोई चीज़ें नहीं है, बहुत है आराम से। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब में पैसा है। मुझे नहीं दी, 1 साल तक मुझे प्रमोशन नहीं दी बिकॉज के सर इन्होंने कमा के नहीं दिया। चलिए, तो करप्शन वाली बात हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई कि तिहाड़ जेल से आपने साबित कर दिया कि जेल से माफिया गैंगस्टर पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। और जो आप जेल नंबर 3 में गए तो वहाँ लॉरेंस भी आया था, तो लॉरेंस ने भी आपकी मदद की? मेरी कोई मदद नहीं की भैया, मुझे ना किसी से मदद चाहिए थी। नहीं मतलब मदद की ना कि मेरे को तो सिर्फ इतना था कि जेल में कोई, क्योंकि 3 नंबर में ऑलरेडी आपने बताया अंकित गुजर का मर्डर हो गया था, तो भाई मैं कुछ और तो नहीं एक्सीडेंट बड़ा कर सकता था। तो जो एक्सीडेंट हुआ उससे जो डैमेज हुआ भाई उसको कम कर दो। तो उसमें मदद की लॉरेंस वगैरह जैसे माफियाओं ने? भाई कुछ और भी अगर इंसिडेंस हो जाए, किसी का भी, एक आम आदमी का भी, एक ऑर्डिनरी प्रिजनर का भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इट विल बी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन मी। तो व्हाई टू बी क्रिएट सो, तो जेल शांत रहे, आराम से रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उसके लिए लॉरेंस की मदद ली? और लॉरेंस की मदद नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली। वो आराम से और सुरक्षित रहे, सारे गैंगस्टर आराम से रहे, क्योंकि वो 2 एंटी गैंग थे। अब एंटी गैंग्स को आप एक साथ मिला के अगर जेल में, गोगी का मर्डर हुआ था तब आप थे? तब शायद नहीं थे ना? मैं नहीं था, तब नहीं थे? नहीं था। चलिए, अब मैं ये तिहाड़ जेल में गोगी का मर्डर भी होता, तिहाड़ जेल को नमस्ते कर दिया था उसी दिन हम लोगों ने कि क्या स्थिति है। वो सीसीटीवी भी हम लोगों ने चलाया था कि पूरा पुलिस खड़ी है, स्टाफ खड़ा, उसी के बीच उसको मार दिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़ भाई साहब। इसीलिए मैंने एक टाइटल रखा, और शायद थैंक यू कि आप लोग मुझे ढूंढ के यहाँ तक ले आए, अदरवाइज मैं किताब लिखने बैठूंगा मैं तो टाइटल यही है, नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़। मैं इसी नेक्सस के खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी एक के नहीं बोल रहा कि आप नेक्सस कर लीजिए। टीम अलग चीज होती है, नेक्सस अलग चीज होती है। हाँ, आपके पीछे गैंगस्टर लगा दिया था, कौन और किसने ऐसा किया? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी 24 और क्योंकि 25 में मेरी रिटायरमेंट थी अगस्त में, तो अब कहाँ मैं इतने टाइम से मंडोली में मुझे इन्होंने भेज रखा था कि पहले 15 नंबर जेल में मैं जाके 11, क्योंकि अब वो जो 1 नंबर जेल में सुपरिटेंडेंट गए थे उनको मैंने कमा के नहीं दिया, तो उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र सीधा मंडोली में 15 नंबर हाई सिक्योरिटी जेल में करवा दी कि सर ये काम का नहीं है। और आप हैरान रह जाएंगे, उस टाइम के डीजी प्रिजन्स ने मेरे 11 महीने में 5 ट्रांसफ़र किए, कहीं टिकने नहीं दिया, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा, और घूम फिर के फिर हाई सिक्योरिटी में ही भेजा। पहले कह रहा है सर ये हाई सिक्योरिटी के लायक नहीं, फिर 2 महीने बाद फिर हेडक्वार्टर से, फिर मंडोली हेडक्वार्टर से, फिर 15 नंबर जेल में, ये सब चीज़ें करते करते अल्टीमेटली मैं जब 1 जनवरी 2024 को उनसे 23-24 में उनसे जाके मिला नए साल पे, तो मैंने कहा सर 11 महीने में 5 ट्रांसफ़र, तो बोले बताओ, कि मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है जी, इधर 17 किलोमीटर है, उधर 27 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, मगर साल के आखिर में जाके आता है कि अपना वर्क कंडक्ट किस ऑफिसर से लिखवाऊं, मैं 2 महीने से ज़्यादा किसी के पास रहा ही नहीं। तो बोले मुझसे आके लिखवा लेना, तो मैंने कहा जी आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि बीच में हायरार्की है। तो वो हंसते हुए निकल गए, अपनी बात थी वो, ठीक है। कि उसके बाद फिर ट्रांसफ़र का एक सिलसिला रुक गया। फिर मैंने नए जो डीजी आए उनके थे एक पीए, अभी भी उन्हीं के हैं, तो उनका यूपी के गैंगस्टर से बातचीत थी, तो वो बोले कि सर मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा करवा दो भैया, मेरे को तो घर के पास ही जाना है, अब रिटायर हो रहे हैं तो यार थोड़ा सा पास में हो जाए, कहीं रोहिणी में हो जाए, कहीं हेडक्वार्टर पे हो जाए, तो आराम से टाइम पास हो जाएगा, साल 6 महीने का जो बचा है यार। तो सर बात हुई, इस टाइम दिल्ली के शायद इलेक्शन होने वाले थे 24 जनवरी में शायद, है ना, तो वहीं से देन ही सेज के सर आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गैंगस्टर बोला? हाँ, तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर? हाँ, बोले सर 3 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा भैया ये देखो, ये मेरा मोबाइल, ठीक है, और ये मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है,
क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया। मैंने कहा अगर इसमें तुम्हें 3 लाख दिखते हैं तो मुझे बताना, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, मैं कहाँ से दूं, और 3 लाख रुपए किस बात के बताओ। अच्छा, मतलब एक गैंगस्टर तिहाड़ जेल के जेलर का जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग देख रहा है। अगर आया कि जी अगर 3 लाख रुपए लगेंगे, मेरा वकील जाएगा और जाके पीए से मिल लेगा और आपका काम हो जाएगा, पर आपको, मैं कहा नहीं सॉरी भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, और होते तो भी नहीं मैं देते। जब 34 साल में नहीं दिए तो अब 6-8 महीने के लिए ट्रांसफ़र किस बात का। और बस फिर वो गैंगस्टर साहब हमारे पीछे पीछे। देन फिर मुझे अपने जो दिल्ली पुलिस के सोर्स हैं उनको यूज़ करना पड़ा, उनको सारी सिचुएशन समझानी पड़ी, बतानी पड़ी, और अल्टीमेटली फिर वो गैंगस्टर को ऐसी जगह भेजा गया कि जहाँ वो बेचारा, क्योंकि उसने वो छोटी सी जेल में पूरा ट्विस्ट कर रखा था। वहाँ के सुपरडेंट भी जो थे वो सीसीटीवी कैमरे वाले को बुला के कहते थे, भाई ये साहब का कच्छा खो गया है, जरा सीसीटीवी से देख के बताओ। चलिए, ये सब तो खैर आप जाहिर सी बात है, ये आप अपना पक्ष बता रहे हैं। हो सकता है आप पर भी आरोप लगता हो, जो आप पर आरोप लगाते होंगे वो भी कहते होंगे कि उनके साथ सबसे एक ही दिक्कत थी कि ये बोलता बहुत है और ये नेक्सस के खिलाफ और सच बोलता है, सीधी सी बात है। ये दिक्कत, पैसे वैसे का आप पे आरोप नहीं लगाते थे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरे पर कंप्लेंट लगती थी। मुन्ना बजरंगी तक ने लगाया, जाके कोर्ट में लगा के आया। 2012 की बात है, 2 नंबर जेल में था। मुन्ना बजरंगी को हाई सिक्योरिटी से रखा गया था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जेल वही है। तो फिर हमारे से ऊपर जो सुपरडेंट थे मरहूम हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनके और उनके साथ में जो हमारे सिपाही काम कर रहे थे उन्होंने फिर नेक्सस कर लिया और उससे पैसे लेके और कहा कि यार ये भाटिया जी ही बीच में अड़चन है, इनके खिलाफ ही कोर्ट में लगा दो। तो वो गया और जाके, अच्छा मुन्ना बजरंगी का बहुत नाम था, उसको मुख्तार अंसारी का सबसे हाई करीबी सिक्योरिटी से निकाल के कैदी जेल में अकेले अंडर ट्रायल को खुला छोड़ दिया और वो सारी जेल में घूमता था। उसने डॉक्टर से अपना मेडिकल रिकॉर्ड मैनेज करा लिया कि इसका बीपी ये रहता है, वो रहता है, और फ़ोन वोन का सब सारा दिन सारे कैदी उसके आगे पीछे घूमते थे। और देन ही स्टार्टेड मेकिंग कंप्लेंट इन कोर्ट में। मुझे कहता था सर आप कभी उधर की तरफ चलो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो। मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ भैया, वहाँ कहाँ चलूँगा, बताओ, वहाँ भी बुला लेना, कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश साइड। हाँ, बोला जी अब कभी उधर चलो तो मैं आपको दिखाओ, ट्रेन में 10 किलोमीटर पहले तक से मेरे आदमी मिल जाएंगे आपको, कोई डर नहीं भाई, मैं डरता नहीं। धमकाता था मतलब? हाँ, साफ कहता था। तो उसने एक बारी कंप्लेंट लगा दी 50,000 की, सर के भाटिया जी ने मेरे से 50,000 मांगे। तो पहले तो मैं भी परेशान हुआ, सब चीज़ें रही, समझ में नहीं आया कैसे बात करें। फिर मैंने एक नया दिमाग लगाया और आइडिया, मैंने कहा चलो माइंड गेम खेलते हैं। एक दिन आया, उसको लगा कि शायद कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कहेंगे यार चल जो हुआ ख़त्म कर, है ना, मान जाते हैं। मैंने बुलाया प्यार से, मैंने कहा ये क्या है? मैं यार देख, मुझे नहीं पता तेरा नाम है या नहीं है, क्या नाम है, मगर मेरा समाज में और सोसाइटी में और रिश्तेदारों में बहुत अच्छा नाम है कि एक बड़ा रसूख है, ठीक है। मैंने कहा यार कुछ तो देख। अबे कंप्लेंट भी लगाई तो सिर्फ 50,000 की, मैं किसको जाके दिखाऊंगा कि यार 50,000, कुछ मोटा अमाउंट लिखा होता तो मुझे भी कुछ आता कि यार कि हाँ कहीं से भाई कुछ ज़्यादा बड़े मोटे पैसे मांगे, ये क्या 50,000 जैसी चीज़ें यार लिखता है। तो वो मेरी बड़ी शक्ल देखता रहा, बड़ी देर तक सोचता रहा कि यार ये तो ऐसी कई बार ना माइंड गेम आपको खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो हैं जो लोग हैं जो दिमाग से कंट्रोल करने पड़ते हैं, फिजिकली कंट्रोल नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं, बट यू हैव टू कीप कूल माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जो भी आपके पास कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप उनको रखिए। अभी देखिए मज़े की बात, मैं पंजाबी बाग क्रॉसिंग पे ही अभी इसी हफ्ते खड़ा हुआ था, पिछले हफ्ते ही शाम के टाइम। तो वहाँ पे रेड लाइट पे तो पास में ही एक कोई छोटा सा खोखा बना हुआ था, तो मैं 2 मिनट के लिए मोबाइल देख रहा, तो एक लड़का आया, पैरों को हाथ लगाया। भैया शक्ल पहचान रहा हूँ, मैं नहीं जानता। बोला सर 2010 में मैं रोहिणी जेल में यहाँ पे आपके पास काम करता था, मेरा नाम ये है
और आप तब बोले जी आप अजय भाटिया हो ना, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हो ना? मैंने कहा हाँ भैया। सर देखो मैं वो 16 साल बाद वो मुझे पहचान रहा है कि सर मैं ऐसे ऐसे सेटल हो गया और यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहा हूँ और ये चीज़ें, तो खुशी होती है ऐसे लोग पहचानते हैं, आपको मिलते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, कुल मिला के जो कैदी मतलब जो जेलर कैदी को ज्यादा रसूख परेशान करे तो उसके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते हैं। जो पैसे ना ले उसके खिलाफ चुपचाप डाल दो कि जी ये पैसे मांगते हैं, बस। अच्छा। हाँ, बहुत डाले गए। इवन तक ये जो गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा, इसने ही अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में लगवा दिया कि जी अजय भाटिया जी ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी सारे सबूत थे। अब सबूत तो मैं आपके पास आज यहाँ भी लेके आया हूँ पर नहीं दिखा सकता, तो सबूत थे सारे और जाके कोर्ट में दिखा दिए कि सर ये हालात हैं, अब कौन किससे क्या मांग रहा है ये आप देख लीजिए। देन जुडिशियल ऑफिसर इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि दीज आर द थिंग्स। क्योंकि लेकिन आपसे जो अब तक अभी मैंने घंटे भर हो गया बातचीत की, उससे पता चल रहा है मुझे कि जेल जो है माफियाओं, गुंडों, अपराधियों की आरामगाह है। पेड गेस्ट हाउस है, बहुत बढ़िया वर्ड है, आरामगाह मत कहिए, पेड गेस्ट हाउस है। पेड गेस्ट हाउस। जुडिशियल कस्टडी अब नहीं रही, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल हो गया मुझे रिटायर हुए, इतना टॉर्चर किया गया, आज भी लगे हुए हैं मेरे पीछे। मेरी जो ड्यूज़, एलिजिबल ड्यूज़ थे जो मुझे रिटायरमेंट पे 31 अगस्त 2025 को मिलने चाहिए थे, ये जा के मुझे मार्च में दिए गए। और अभी भी NHRC जैसी कमीशन को डिपार्टमेंट खुलेआम झूठ बोल के दे रहा है कि जी हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। ये वजह है, क्यों कि आप बोलोगे आप भुगतोगे, सीधी सी बात है। अकेला भुगत रहा हूँ, कोई बात नहीं, कितने दिन बोलोगे नहीं, मैं इन सब के चाहे जितने मेरे बिल्स हों, कुछ भी एलिजिबल ड्यूज़ भी इतने दिन तक रोके। आप सोचिए मैंने नहीं, अच्छा चलिए वो तो खैर, आई एम सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ। ये जाते जाते चूंकि आखिरी मेरा सवाल है, इस नमक में क्या खराबी आपको नजर आ रही है? आपने दिया आप था, यूज़ करके देख लीजिए। 10 रुपए का, अगर 15 रुपए का कहीं बाजार में नमक मिलता है तो मुझे बताइएगा ओझा साहब। ये तिहाड़ जेल का नमक है। खैर सर, जो आपसे मैंने भी घंटे भर बातचीत की, और दोस्तों आप आए दिन न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि जेल में चाहे लॉरेंस बिश्नोई, चाहे तमाम इस तरह के जो गैंगस्टर हैं, वो जेल से नेक्सस चलाते हैं। आज जवाब अजय भाटिया जी, जिन्होंने लगभग 34 सालों तक तिहाड़ जेल, रोहिणी, तिहाड़ चूँकि एक मेन नाम है लेकिन रोहिणी जेल, मंडोली जेल में सर्विस दी, और आज अपनी जुबान से बोल दिया कि किस तरह से जेल में लॉरेंस बिश्नोई फ़ोन चलाता था, बड़े बड़े माफिया फ़ोन चलाते थे, फ़ोन चलाने के लिए क्या करना होता है, जेल में फ़ोन कैसे ले जाया जाता है। ये सारा खुलासा मैंने तो पहले किया हुआ है ऑडियो कॉल के जरिए, लेकिन आज खुद जेल में काम करने वाले एक ईमानदार अधिकारी ने खुलासा किया। हालांकि इस ईमानदारी का परिणाम क्या मिला, गैंगस्टर पीछे लगा दिए गए, जो रिटायरमेंट के बाद ड्यूज़ है वो भी इनको लेने के देने हो गए। लेकिन हकीकत यही है कि आप जो बता रहे हैं कि जेल में सुधार का, अभी तक तो हमने बहुत से लोगों से बात की, यही समझ में आ रहा है कि जेल सुधार ग्रह कम, वहाँ जाके लोग और अपराधी प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं। और खैर अब क्या बोलूँ, ये सारे खुलासे आपने हमारे शो में कर दिए। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।